दो अंग्रेजन भाभीियों की काली ननंद का पहला बच्चा। केतन, शौर्य, मैंने तुम दोनों के लिए एक लड़की देखी है। वैसे भी तुम 25 की उम्र पार कर चुके हो, कब शादी करोगे? माँ, आपको लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, दरअसल हम दोनों जिस फॉरेन कंपनी में काम कर रहे थे वहीं हम दोनों ने आपकी बहू को ढूंढ लिया और आज हम आपको यही बताने वाले थे कि हम उनसे ही शादी करेंगे। ये रही उनकी फोटो, ये डेजी है और माँ ये सोफिया है। ये क्या, तुम दोनों अंग्रेजन लड़की को यहाँ लाने वाले हो? वो हमारे घर की बहू कैसे बनेंगी? ना उन्हें यहाँ के रीति रिवाज पता, ना खान पान बनाना आता होगा, और भाषा वो मैं कैसे समझूंगी, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोलेंगी। माँ चिंता मत कीजिए, हमारे साथ रहकर उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आ चुकी है और मजे की बात तो यह है कि उन्हें साड़ी पहनना भी आ गया है। अरे वाह, जब तुम दोनों ने उन्हें सिखा दिया है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ। शुक्रिया माँ, हम जानते थे आप हमारी बात को जरूर समझेंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को ये खुशखबरी फोन करके बता देती हूँ। फिर बरखा बेटी रजनी को दोनों बेटों की शादी की खबर दे देती है और अगले ही महीने दोनों बेटे अपनी अंग्रेजी गर्लफ्रेंड से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। फिर सास दोनों अंग्रेजन बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, कलश गिरने की रस्म तो हो गई, अब इस आगे की थाली से अपना। वेट माँ जी, हम जानते हैं आप क्या बोलेंगी। यही कि इस आलती की थाली में पैर रखकर पैरों के निशान बनाने हैं। यस, एंड वो बहुत शुभ होता है। अरे वाह, मेरी दोनों बहू काफी समझदार हैं। आओ आओ बहू। फिर दोनों बहू आलते की थाली में लाल करके घर में शुभ कदम के छाप छोड़ती हैं। अगले दिन दोनों अंग्रेजन बहू टाइम के साथ 5 बजे उठकर एक आदर्श बहू की तरह घर की साफ सफाई करके पूजा करती हैं। ओ काना, अब जो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू ए डेज़ी, आगे क्या था मुझे भी याद नहीं है। तभी सास बरखा आकर गाने लगती है, जिसे दोनों बहू आरती जारी करती हैं। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा, अब जो मुरली की मधुर सुना दो तान। अरे वाह बहू, काफी अच्छा गा लेती हो। रोज गाओगी तो आरती याद हो जाएगी। दोनों को ही। बड़ी जल्दी उठ गई। अच्छा, खाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं? खीर बनानी पड़ेगी। अरे माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने सारा काम खत्म कर लिया है, खीर भी बना दी है। और माँ जी, मैंने कचौरी रसगुल्ला भी बनाया है। ठीक है, अब तुम दोनों आराम कर लो। जब दोनों बच्चे तैयार होकर आ जाए तो साथ में नाश्ता करेंगे सब। जी माँ जी। फिर दोनों बहू जाकर बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद एक साथ सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, जहाँ अंग्रेजन बहू की काफी तारीफ की जाती है और सास उन्हें शगुन में साड़ी और गहने देती है। वक्त बीतता है। दोनों अंग्रेजन बहू ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। आसपास के पड़ोसन इसी बात से बरखा से काफी जल रहे थे। वहीं एक दिन रजनी घर आती है। उसके चेहरे की उदासी देखकर सोफिया कहती है, दीदी, ये ठंडा ठंडा शरबत पी लीजिए। क्या हुआ, आप आज परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं भाभी। अरे दीदी, बताइए ना, क्या बात है? आपको परेशान देखकर हम दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी क्या बताऊं आपको, मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। पता नहीं मेरी झोली भरेगी भी या नहीं। दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं एक अच्छी गाने को जानती हूँ, आप वहाँ चलिएगा। ठीक है भाभी। फिर दोनों अंग्रेजन भाभी अपनी ननंद को अपनी डॉक्टर को दिखाती हैं, जहाँ रजनी का इलाज चलता है और 6 महीने बाद खुश होकर रजनी अपनी भाभी के गले लगती है और मिठाई खिलाती है। क्या बात है दीदी, आप बहुत चहक रहे हो। हाँ भाभी, और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली आप दोनों हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप मामी, इसीलिए मैं डिलीवरी तक यही रहूंगी। सच, कंग्रेचुलेशंस दीदी। देखना, अब हम आपका खिंचना ख्याल रखेंगे।
मैं आपके लिए केसर वाला जूस लेकर आती हूँ। ये सब बहू तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों हो तो मुझे रजनी की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी माँ जी, पर मेरा बच्चा कहीं मेरी तरह ना हो जाए। काश वो तुम दोनों की तरह हो जाता, गोरा गोरा। दीदी, उसका जुगाड़ भी है हमारे पास। हम अपनी माँ से फटा करके जरूरी चीज मंगा लेंगे और केसर भी खाना आप। बच्चा तंदुरुस्त और साफ रंग का पैदा होगा। फिर दोनों अंग्रेजन बहू अपनी काली ननंद का खूब ख्याल रखती हैं। 2 महीने तक सब ठीक था, लेकिन फिर दोनों भाइयों की नौकरी छूट जाती है, जिस वजह से रजनी को भरपूर पोषण का फलहार नहीं मिल पा रहा था। माँ, भैया की नौकरी चली गई है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का लालन पालन पोषण तो जरूरी है ना। यहाँ मेरी वजह से सबको तकलीफ होगी। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं दोनों बेटों से बात करूंगी, वो कहीं और नौकरी तलाशेंगे, तू यहीं रहे। सोफिया जी, आपने सुना? दीदी यहाँ से चली न जाए। उनके ससुराल वाले खास सोचेंगे कि हम दी का ख्याल भी नहीं रख सकते हैं, और उनको जो पहला बच्चा बड़ी मुश्किल से इस घर में आ रहा है, हमें उनके लिए बहुत सारे कपड़े, बच्चों के लिए झुनझुना, खिलौने, ससुराल वालों को कपड़े देने के लिए और गोद भराई का भी तो अरेंजमेंट करना है ना। हाँ जैसी, हमें कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए जिससे घर का थोड़ा खर्चा चले। हाँ दी। फिर दोनों अंग्रेजन बहू ऑनलाइन जॉब सर्च करती हैं, जहां उन्हें इंटरनेशनल कॉल हैंडल करने की पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, और घर का काम खत्म करने के बाद नंद का ख्याल रखते रखते दोनों बहुएं पार्ट टाइम कॉल हैंडल करती थीं। 4 घंटे की नाइट शिफ्ट का काम करती हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों के पति भी नई नौकरी की तलाश करते हैं, पर उन्हें मिलती नहीं है। देखते ही देखते ननंद की हंसी खुशी 7 महीने हो जाते हैं। एक रात रजनी सोफिया को बुलाती है। सोफिया भाभी, जरा मेरे पास आइए, मुझे आपकी जरूरत है। ओके सर, देन विल टॉक लेटर, बट यू रिजर्व 2 प्रोडक्ट्स, सो एज सून एज पॉसिबल क्लियर द पेमेंट, अदरवाइज यू लूज द डील। ओह नो डेजी, जी बुला रही हैं, टू हैंडल कर कॉल, मैं आती हूँ। ओके। फिर सोफिया रजनी के पास जाती है और उसके पैरों की मालिश करती है। भाभी, अब मुझे आराम है, आप जाकर सो जाइए। ठीक है दीदी। ओह नो, आधे घंटे में मैं आज कॉल से डील कर ली थी। ओह कोई नहीं। फिर सोफिया कॉल अटेंड करती है। इससे दोनों बहू मिलकर घर का खर्चा भी चला लेती हैं और अपनी ननंद का ख्याल रखती हैं। रजनी को 9वां महीना भी लग जाता है और दोनों भाभी घर में उसके लिए बहुत अच्छा गोद भराई का अरेंजमेंट करते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। दीदी, आज ऐसे तैयार हो जाइए, आज आपकी गोद भराई की रस्म है। इतने पैसे कहाँ से आए? इतने सारे अरेंजमेंट और बच्चों के खिलौने, कपड़े, ये सब पैसे कहाँ से आए? वो माँ जी, रजनी दीदी का पहला बच्चा है ना, इसलिए हम दोनों कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने पार्ट टाइम जॉब की क्योंकि हमारे हस्बैंड का काम छूट गया था और दीदी को ऐसे ससुराल भेज नहीं सकते थे, इसीलिए पहले बच्चे के लिए बहुत खुश लेकर आए हैं। अच्छा, मुझे रात रात भर इतनी खटपट की आवाज आती थी। तुम दोनों घर का काम भी करती रही, मेरी बहन को भी संभाला और घर का खर्चा उठा लिया, गोद भराई की रस्म भी कर दी। ये काम तो हम दोनों भाइयों का था। हाँ बहू, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू भाभी, आप दोनों ने मेरे ससुराल वालों के सामने मायके की इज्जत बचा ली। अरे हम दोनों भी तो इस घर की ही बहू हैं और हमारा फर्ज भी है। अरे दीदी, माँ जी, आप सब तैयार हो जाइए, दीदी के ससुराल वाले आते ही होंगे, गोद भराई की रस्म शुरू करनी है। ठीक है बहू। इस तरह घर के सभी लोग गोद भराई की फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं और धूमधाम से रजनी की गोद भराई की रस्म करते हैं। उसके बच्चे के लिए ढेर सारे तोहफे, नए कपड़े, पालना और बहुत सब कुछ उसे देते हैं, जिससे नंद के ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। खूब नाच गाना होता है और कुछ ही हफ्तों बाद नंद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी अंग्रेजन बहुएं कैसी लगी और आपको कहानी में क्या पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रिया और जिया दोनों बहनें होती हैं, लेकिन ये कभी भी बहनों की तरह नहीं रहती हैं। रिया और जिया हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं
इनकी लड़ाई देखकर इनके माँ बाप इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। रिया और जिया देखो, मैं तुम दोनों के लिए कितनी प्यारी गुड़ियां लेकर आया हूँ। रिया ये तुम्हारे लिए और जिया ये तुम्हारे लिए। वाह पापा, ये गुड़िया तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। थैंक यू सो मच। पापा, आपने रिया को पिंक कलर की गुड़िया दी और मुझे ब्लू कलर की। आप जानते हैं ना मुझे पिंक कलर कितना पसंद है, लेकिन इसके बाद भी आपने रिया को पिंक कलर की गुड़िया क्यों दी है? मुझे नहीं पता, मुझे ये पिंक कलर की ही गुड़िया चाहिए, वरना मुझे कोई गुड़िया नहीं चाहिए। रिया बेटा, ये ब्लू कलर की गुड़िया भी बहुत प्यारी है, तुम ब्लू कलर की गुड़िया रख लो और रिया को पिंक कलर की गुड़िया दे दो। नहीं पापा, ये गुड़िया मेरी है और मैं इसे ये गुड़िया बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन ये गुड़िया मैं लेकर ही रहूंगी। जिया के इतना बोलते ही जिया रिया के हाथ से गुड़िया छीनने लगती है, जिस वजह से रिया की गुड़िया टूट जाती है और रिया रोने लगती है। तुमने जानबूझकर मेरी गुड़िया तोड़ दी ना, अब मैं तुम्हारी गुड़िया तोड़ूंगी। इतना कहकर रिया जिया की गुड़िया भी तोड़ देती है और दोनों बहनें एक दूसरे को मारने लगती हैं। दोनों बहनों को ऐसा लड़ता देख उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे से लड़ती रहती हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों बहनें हो, लगता है पिछले जन्म की दुश्मन हो जो इस जन्म में एक दूसरे से बदला ले रही हो। अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर बना रखा है। अगर अब किसी की लड़ने की आवाज आई तो दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दूंगी, समझी? इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है, लेकिन शोभा की लाख समझाने के बाद भी दोनों बहनें लड़ाई करना बंद नहीं करती। ऐसे ही लड़ते लड़ते ये दोनों बहनें आज बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने के बावजूद भी दोनों बहनों में किसी भी तरह का कुछ सुधार नहीं आता है। ये लिपस्टिक तो मेरी है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरी लिपस्टिक लगा रही हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? वो तो बस चेक कर रही थी कि इसका शेड कैसा है। अब ये लिपस्टिक तुम ही रखो, मैं दूसरों की यूज करी हुई चीज यूज नहीं करती, समझी? हाँ, जैसे तुम तो कहीं की महारानी हो ना, चुपचाप से इसे रखो। मुझे भी तुम्हारी चीजों को यूज करने का कोई शौक नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? कभी तो इस घर में शांति रहने दिया करो। माँ, इस रिया की बच्ची ने मेरी न्यू लिपस्टिक यूज कर ली, इसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। तो क्या हुआ जिया बेटा, लिपस्टिक ही तो है। अब उसकी लिपस्टिक यूज करने से लिपस्टिक खराब तो नहीं हो गई, तुम उसे यूज कर सकती हो। नहीं माँ, मैं इसकी यूज करी हुई कोई भी चीज यूज नहीं करूंगी। तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रिया और जिया के पिता विजय को अपनी दोनों बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता काफी अच्छे घर से होता है, जिस वजह से विजय अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए मान जाता है। शोभा, मैंने एक ही घर में रिया और जिया का रिश्ता तय कर दिया है। घर परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। वो तो ठीक है, लेकिन एक ही घर में, आप तो जानते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हम तो उनके माँ बाप हैं, लेकिन हम इन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ससुराल वाले वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी का सवाल है। ससुराल बहुत ही अच्छा है और तुम देखना, शादी के बाद जब जिम्मेदारी आएगी तो दोनों की दोनों सुधर जाएंगी। विजय कुछ ही दिनों में रिया और जिया की शादी कर देता है, इस उम्मीद से कि वो दोनों शादी के बाद तो सुधर जाएंगी। लेकिन शादी के बाद भी दोनों बहनें नहीं सुधरती हैं। ससुराल में भी इनका झगड़ा कायम रहता है। बहू, ये तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों अच्छे से खाना बनाना। बाहर सारे मेहमान तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी। काजल के जाते ही दोनों बहनें खाना बनाना शुरू कर देती हैं। शुरू में तो दोनों बहनें शांति से खाना बना रही होती हैं कि तभी जैसे ही रिया तड़का लगाती है तो उस तड़के की वजह से जिया को खांसी आना शुरू हो जाती है। ये तड़का तुमने जानबूझकर लगाया है ना कि मुझे खांसी आ जाए और मैं ठीक से खाना ना बना सकूं? तुम क्या पागल हो? तड़के से तो हर किसी को खांसी आती है, ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, और मुझसे बात करना बंद करो। तुम्हारी इस बकवास को सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे खाना बनाने दो, समझी? खुद को तो कुछ बनाना आता है नहीं, यूट्यूब से देखकर बना रही हो। हाँ हाँ, जैसे तुमने तो मास्टर शेफ हो ना तुम खाना बनाने में। अब दोनों बहनों का दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। इनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे का बनाया हुआ खाना फेंकने लगती हैं।
बर्तन गिरने की आवाज सुनकर काजल जल्दी से किचन में जाती है और किचन का नजारा देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और काजल चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है और हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं जो तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर लेंगे। सारा खाना गिरा दिया, अब बाहर मेहमानों को मैं क्या खिलाऊंगी? जल्दी से ये सारा साफ करो और दोबारा खाना बनाओ। अगर अब दोबारा मुझे लड़ाई की आवाज आ गई तो दोनों को मायके वापस भेज दूंगी, समझी? अपनी सास की बात सुनकर रिया और जिया दोनों ही डर जाती हैं और वो जल्दी से किचन साफ करके दोबारा खाना बनाती हैं। दोनों बहनों की लड़ाई से उनकी ससुराल वाले बेहद ही परेशान रहते हैं। ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी दोनों बहनें लड़ाई करने से बाज नहीं आती हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे का काम बिगाड़ने पर तुली रहती थीं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि अचानक एक दिन जिया चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह उसके ससुराल वाले उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो बेहोश कैसे हो गई अचानक? नहीं विक्की, जिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। अगर उन्हें किडनी नहीं मिली तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी जिया को मरने नहीं दे सकता। डॉक्टर, आप मेरी किडनी रिया को दे दीजिए। हम ऐसे ही किसी को भी किडनी उन्हें नहीं डोनेट कर सकते हैं। किडनी का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें किडनी दे तो पूरे चांसेस हैं कि उन्हें उनकी किडनी जरूर मैच हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर सारे परिवार डर जाता है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरी किडनी जिया को डोनेट कर दीजिए। जिया मेरी सगी बहन है, मेरी किडनी जरूर जिया से मैच होगी। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। किडनी डोनेट से पहले मुझे आपके कुछ चेकअप करने पड़ेंगे। डॉक्टर रिया का चेकअप करता है, जिसके बाद रिया और जिया का ऑपरेशन किया जाता है और रिया की एक किडनी जिया को डोनेट कर दी जाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद रिया और जिया दोनों ही ठीक रहती हैं। जिया को जब होश आता है तो उसके ससुराल वाले सारी बात जिया को बताते हैं। जिया को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बहन ने उसको किडनी दी है। रिया और जिया को एक ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपनी किडनी क्यों दी? जिया, भले ही हम बचपन से लड़ती आई हो और एक दूसरे की दुश्मन हो, लेकिन हम बहनें हैं और एक बहन कभी भी अपनी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकती है। मैं भले ही तुमसे दिन रात लड़ाई करूं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। दोनों बहनें रोने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलती हैं। दोनों बहनों का ये प्यार देखकर उनके ससुराल वाले मायके वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया और जिया अब दोनों ही सुधर जाती हैं। अब दोनों बहनें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करती हैं और खुशी खुशी साथ रहती हैं।